Today the delivery lecture in geography, the mountains. Mountains, पर्वत. जैसा कि माउंटेन के बारे में इसके नाम से विदित होता है कि जैसे ही माउंटेन या पर्वत, जैसे भूगोल शब्द का नाम लेते ही ये मस्तिष्क में आता है कि पर्वत, पहाड़, नदियां, झील, तालाब, इन सब का अध्ययन भूगोल है, भूगोल में किया जाता है। इसी तरह से भूगोल में पर्वत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पर्वत कैसे कहते किसे हैं? सामान्यतः पर्वत का मस्तिष्क में ये विचार आता है कि किसी ऊंचे भूभाग को पर्वत कहा जाता है। सामान्यतः ये देखने में आता है कि पर्वत वो ऊंचे शिखर होते हैं जिनको बहुत दूर से, बहुत दूर की दूरी पर लगभग उनको देखा जा सकता है। 1500 फीट की दूरी से भी उनको दूर से दिखाई दे तो पर्वत कहे जाते हैं। लेकिन इसमें पर्वत का दो चीजें अलग अलग आती हैं, पर्वत, पठार, नदियां, झील, तालाब। पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है? पर्वत वह ऊंचे भूभाग होते हैं जो कि नुकीले शिखर से बने हुए होते हैं। उनका शिखर अलग अलग नुकीले भूभाग में चाप की और गुंबद का आकार में बने हुए होते हैं। पठार का ऊपरी भाग समतल होता है और ये अंत में भिन्न भिन्न श्रेणियों में की चट्टानों से बने होते हैं। इनको प्लेटो कहा जाता है। अब पठार का ऊपरी भूभाग सपाट होता है, समतल होता है और वो एक समोच्च रेखा के आधार पर बने होते हैं, कंटूर्स के आधार पर बने होते हैं, जो पृथ्वी तल से सागर तल की ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से उसको और लंबवत रूप से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप से ये प्रदर्शित किए जाते हैं। अब पर्वत का वो भूभाग जो नुकीला होता है, और नुकीला कैसे होता है? वो जो मुलायम चट्टान विंड और इरोजन द्वारा, ग्लेशिक भूमिगत हिमानी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा जो भू चट्टानों को काटते रहते हैं, वे भूभाग विंड के द्वारा जो लाइमस्टोन की चट्टानें कट करके छिन्न होकर के डिग्रेडेड हो जाती हैं। इसमें 3 शक्तियां, जियोलॉजिकल शक्तियां कार्य करती हैं, जिसमें नंबर 1 इरोजन, वेदरिंग और डेमोलिशन यानी आच्छादन। 3 शक्तियां कार्य करती हैं और इन तीनों शक्तियों में पृथ्वी के धरातल पर ये तीनों शक्तियां पर्वत के क्षरण में, जैसे नंबर 1 अपर्दन, इसको इरोजन कहते हैं। अपर्दन क्या है? अपर्दन वह है कि चट्टानों का वह टूटा फूटा भूभाग जिसको विंड के द्वारा, नदी के द्वारा या ग्लेशियर हिमानी के द्वारा उसको बहा करके एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर सेडिमेंट कर दिया जाता है, इरोजन कहलाता है। और दूसरा है अपक्षय, इसको वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग वह है जो चट्टानों का टूटना फूटने का वह भूभाग जो टूटने के बाद वहीं पर क्षरण होकर के गिर जाता है, और इरोजन उसको बहा करके विंड के द्वारा, रिवर के द्वारा वो दूसरे स्थान पर ले जाता है। अपक्षय में चट्टान क्षीण होकर के, अब क्षीण क्यों होती है? बाई केमिकल प्रोसेस द्वारा, बायोलॉजिकल द्वारा, फिजिकल प्रोसेस द्वारा, और वो क्षरण होकर के नीचे डिग्रेडेड होती रहती है। बाई रेनी वाटर हो, विंड हो, डायरेक्शन हो। इस तरह से ये अपक्षय और अपर्दन। और तीसरा है अनाच्छादन।
डेनुलेशन। इसमें अनाच्छादन में क्या होता है, ये अपर्दन और अपक्षय के द्वारा इन दोनों के मध्य का भाग, जिसके द्वारा बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा टूटा फूटा हुआ भाग वहीं स्थान पर अपने को वहीं डायरेक्शन में छिद्र हो जाता है, वह मध्य का भूभाग है, जिसको डेनुलेशन कहते हैं। अब इन तीनों में से अब आता है पर्वत। पर्वत सामान्यतः साधारण रूप से पर्वत का नाम सुनते ही मस्तिष्क में ऐसा विचार आता है कोई उच्च भूभाग है, उस किसी उच्च भूभाग का अध्ययन करते हैं, उसको हम पर्वत की संज्ञा देते हैं। अब इसमें प्राय यह कहा जाता है कि लगभग 600 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग को पर्वत की संज्ञा दी जाती है। प्रोफेसर सैलिसबरी ने पर्वत ऊंचे स्थल होते हैं लेकिन जिनका शिखर या चोटी संकुचित या नुकीली होती है। ऐसे भूभाग को पर्वत की संज्ञा दी जाती है। पर्वत उस उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र होता है। जिसका ढाल तीव्र होता है तथा कम से कम 1500 फीट से 1500 फीट की दूरी से दिखाई देता है। पर्वत कटक या रिज संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के पहाड़ियों को रिज कहते हैं या कटक कहते हैं। चट्टानों के मुड़ने पर कटक की रचना होती है। अपलेशियन पर्वत कटक का उदाहरण है। अब इसी में है पर्वत श्रेणी।
पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज कई कटक या रिच तथा घाटियां इसमें शामिल हैं। यह एक काल में या टाइम पीरियड में निर्मित होती है। पर्वत श्रृंखला या माउंटेन चेन इसे पर्वत माला भी कहते हैं। और पर्वत समूह माउंटेन कॉरिडोर और पर्वत शिखर माउंटेन पीक्स। इस तरह से माउंटेन, खासतौर से जो सिविल सर्विस में क्वेश्चंस आते हैं माउंटेन्स और प्लेटोस पे, इस तरह से होते हैं। पहले तो हमें समझना है कि पर्वत है क्या चीज, फिर किस किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पर्वत किस तरह से बने हुए हैं। जैसे अपलेशियन पर्वत, मैंने बताया अपलेशियन पर्वत कटक का एक उदाहरण है। मोड़दार पर्वत, बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, एंसीडेंट पर्वत जैसे भारत का अरावली पर्वत सबसे विश्व का प्राचीन पर्वत है। यह पर्वत श्रृंखला है जो रेंज पूरी जैसलमेर से लेकर के अलवर का पूरा भूभाग ये अरावली पर्वत श्रृंखला से बना हुआ है। अब ये चट्टान जैसे किन चट्टानों से बने होते हैं? प्राचीन, जो विश्व का प्राचीन पर्वत है अरावली, जो प्राचीन सबसे ओल्डेस्ट एंशिएंट पीरियड का पर्वत बना। अब पर्वत बने कैसे, ये सारी चीजें मैं अभी आगे और डिस्कस करूंगा। एक टाइम पीरियड में जैसे प्री कैम्ब्रियन युग से, जब से जोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जोलॉजिकल फिनोमेना, भूभाग की संरचना का निर्माण होना शुरू हुआ, भू आकृतियों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, एक टाइम पीरियड में एक समय के अनुकूल जो पर्वत, पहाड़, नदियां, झील, तालाब, समुद्र, महासागर, इनका सबका धीरे धीरे निर्माण हुआ। किसके कारण? एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण ये भूभाग अलग अलग बनता हुआ चला गया। जिस तरह से एक समय पीरियड में वर्षा होती है, वर्षा तीव्र होती है, वर्षा बाढ़ आती है, तो नदियां अपने राइट बैंक को काटती हुई चली जाती हैं और अपने स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ती हुई चली जाती है। आज का भूभाग जो यहाँ पर है वहाँ कभी नदियाँ नहीं होंगी, जहाँ आज डेजर्ट है वहाँ कभी रिवर नहीं होंगी, और उसके कारण फॉसिल्स, फ्यूल और वनस्पतियों के सड़ने दबने के कारण पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। जैसे भारत में पेट्रोलियम की जैसलमेर में पाए जाने की संभावना रिसर्च की गई है। इस तरह से अन्य गंगा यमुना के गांव में पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना है। तो भूगर्भवेत्ता इस तरह की चीजों का अध्ययन करते हैं, कहाँ इन चीजों की अध्ययन करके कहाँ निकाला, यहाँ कोयला कहाँ पाया जाएगा, मिनरल्स कहाँ पाए जाएंगे, पेट्रोलियम कहाँ पाए जाएंगे।
अब पर्वत वह भू सन्नति के वह भूभाग हैं जो कि पृथ्वी पर भ्रंशन के कारण धरातल का वह भूभाग जो मोड़दार, घुमदाकार और चापाकार आकार में पर्वत का निर्माण हुआ है एक समय काल। प्री कैम्ब्रियन युग, पर्मियन युग, सेल्यूलर युग, कॉर्डियल युग, इस तरह से युग में इन चीजों भूभाग का निर्माण हुआ। इनको हम पर्वत कहते हैं। अब पर्वत का प्राय जैसे हमने पहले बताया कि माउंटेन वह है जैसे कोई उच्च भूभाग का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ज्योग्राफी का नाम लेते हैं तो ये मस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न होता है कि अगर ऐसा ये क्षेत्र जो पृथ्वी का अध्ययन करता है, भूगोल है, या पर्वत, पहाड़, झील, तालाब, नदियों का अध्ययन करता है, भूगोल है। पर्यावरण का नाम आते ही आता है कि हमारे चारों तरफ जो पाया जाता है वो पर्यावरण है। जैसे जीवलॉजी, बायोलॉजी का नाम आता है, भूगोल विज्ञान, इस तरह से मस्तिष्क विचार ये आता है कि इस चीज का अध्ययन इसमें किया जाता होगा। तो भूगोल में हमें इस चीज का अध्ययन करना है कि विश्व के मानचित्र में कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ स्थित हैं, वो किस प्रकार के बने हुए हैं, उनका पीरियड, वो किस मोड़दार पर्वत हैं, घुमदाकार हैं, और वो कहाँ पर स्थित हैं, उनका पूरा धरातली संरचना किस प्रकार की, ये चीजों का अध्ययन हमें भूगोल में करना। अब बात आती है नेक्स्ट कि प्राय यह कहा जाता है कि लगभग 600 मीटर की ऊंचाई वाले भूभाग को पर्वत की संज्ञा दी जाती है, यानी पर्वत कहा जाता है। और दूसरा प्रोफेसर सैलिसबरी कहते हैं पर्वत ऊंचे स्तर होते हैं लेकिन उनका शिखर संकुचित या नुकीला होता है, नुकीले होते हैं, और ऐसा भूभाग को हम पर्वत कहते हैं। ऐसे पर्वत उस उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र होता है, यानी जिसका ढाल तीव्र होता है, इस तरह से बने होते हैं और इनका ढाल में तीव्रता पाई जाती है, ऊपर का भाग नुकीला होता है। ऐसे भूभाग को हम पर्वत कहते हैं, यानी टाइमल टाइप का होता है। इस तरह से पर्वत के अंदर जो कटक या रिच होती हैं वो रिच कहते हैं, जिनमें चट्टानों में मोड़दार, घुमावदार, ये बलन या संपीड़न के कारण उनमें एक भूभाग उच्च होता है, दूसरा भूभाग नीचे चला जाता है। पृथ्वी की शक्तियों के कारण, संपीड़न के कारण इस दबाव में परिवर्तन आता है। संकीर्ण एवं ऊंचे पहाड़ियों को, ऐसे पहाड़ियां जो संकीर्ण हों और ऊंचे पहाड़ियों स्थान पर हों, ऐसे स्थान को हम कटक कहते हैं, कटक या रिज कहते हैं। ये जो है चट्टानों के मुड़ने पर कटक की रचना होती है। चट्टानों में जब फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता है, चट्टानों में बलन और भ्रंशन उत्पन्न होता है, तो वहां कटक या रिज का निर्माण होता है। चट्टानें, पूरा धरातल का स्ट्रक्चर चट्टानों पर, रॉक्स पर आधारित है। यहाँ किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उनके कौन कौन से भूभाग हैं, किस काल में बनी हैं, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण पर्वत श्रृंखला के रूप में हुआ है। जैसे अपरेशियन पर्वत है, एंडीज पर्वत है, और रॉकी पर्वत है। भारत में विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है ना, और रावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो वलित पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, घोड़दार पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस हिमालय पर्वत का भी निर्माण कभी यहाँ पर एक टिटिस नाम का एक सागर था, जिसमें अपलिफ्टमेंट हुआ, उत्थान हुआ आप, और उसके कारण आज विश्व का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इस भूभाग में पाई जाती है। पामीर की गांठ इस भूभाग में पाई जाती है, जो विश्व की छत कहा जाता है।
ये सब चीजें। और अपलेशियन पर्वत विश्व का कटक का एक महत्वपूर्ण धारा है, जो कि इसका कटक के रूप में यानी मुर्दार चट्टानों के रूप में ये बना हुआ है। पर्वत से श्रेणी जो माउंटेन रेंज जिसको कहते हैं, यह कई कटक तथा घाटियों से मिलकर के बनी होती है। कई कटक तथा वैली से बनकर के ये बनी होती है, जिसको पर्वत श्रेणी या पर्वत या माउंटेन रेंज के नाम से पुकारा जाता है। यह इसका भी एक टाइम पीरियड होता है और एक टाइम पीरियड में ही ये निर्मित होती है। पर्वत श्रृंखला माउंटेन चेन, इसे पर्वतमाला भी कहते हैं। इस कई पर्वत मालाओं कई बनी हुई को पर्वत चेन या माउंटेन रेंज चेन के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित होती। पर्वत समूह, कई पर्वत एक साथ साथ जुड़े होते हैं, उसे माउंटेन समूह या माउंटेन कोरोडा कहा जाता है। पर्वत शिखर, माउंटेन शिखर या माउंटेन पीक्स को हम पर्वत के वह भूभाग जो नुकीले होते हैं और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, उनको पर्वत शिखर के नाम से जाना जाता है। इस चीजों में पर्वत में एक समय का बड़ा महत्व होता है। इसमें प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने साइकिल ऑफ इरोजन का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि कोई भूभाग प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस जो जर्मन हमारे भूगोलवेत्ता, उन्होंने प्रतिपादन किया कि एक टाइम पीरियड में एक भूखंड का अपलिफ्टमेंट होता है और यह भूखंड इन्होंने प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में ये साइकिल ऑफ इरोजन का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि कोई भूभाग, पृथ्वी तल का कोई भूभाग की 3 स्टेज होती हैं। अपलिफ्टमेंट की 3 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज ऑफ एनी लैंड मास, द डेवलपमेंट हायर और पीक स्टेज। और उन्होंने 3 अवस्थाएं बताया, जिसमें पहली अवस्था उन्होंने बताया बाल्यावस्था, और बाल्य मतलब फर्स्ट स्टेज जिसमें किसी भूभाग का उत्थान होता है। सेकंड युवावस्था, जिसमें उस भूभाग का उत्थान चरम सीमा पर होता है। और तीसरा वृद्धावस्था, उस भूभाग का उत्थान बंद हो जाता है और क्षरण प्रारंभ हो जाता है, यानी इरोजन प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से उन्होंने किसी धरातली भूभाग का 3 स्टेज में उनका प्रतिपादन किया, एक समय के अनुसार। एकदम नहीं होता, एक टाइम पीरियड में होता है। फिर इसके बाद उस भूभाग का अपलिफ्टमेंट होना बंद हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का उत्थान बंद हो जाता है और फिर बंद होने के बाद उसका इरोजन, उत्थान होकर के फिर पूरा इरोडेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अरावली पर्वत श्रृंखला पूरे भरतपुर से लेके और अलवर, राजस्थान, जैसलमेर, पूरी रेंज, पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला।
अब देखा जाए तो उसका इरोजन धीरे धीरे इरोडेड हो रहा है। जो हार्ड रॉक है वही अवशेष रहते हैं, धीरे धीरे बाई विंड द्वारा, बाई रेनी वाटर द्वारा, बाई विंड के डायरेक्शन द्वारा वो उसमें इरोडेड होता है। छोटा सा एग्जाम्पल दें, जैसे मथुरा में गोवर्धन पर्वत श्रृंखला किसी जमाने में बहुत बड़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला थी, आज एरोडेड होकर के बहुत उसके नीचाई की तरफ हो गई है, एरोडेड हो रहा है। जितने भी उसके रॉक्स के जो बुलडोर्स होते हैं, बड़े बड़े भूभाग टूट करके एरोडेड होके नीचे गिर रहे हैं। जब वर्षा लगातार धीरे धीरे होती है तो जो रॉक्स के जो मुलायम पार्ट जो सेडिमेंट के द्वारा वो क्षरण होकर के टूट जाते हैं और फिर एक टाइम के बाद वो चट्टान का टुकड़ा अलग होकर के नीचे गिर जाता है और वो चट्टान का पूरा श्रृंखला धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम होती हुई चली जाती है। ऐसी चट्टानों को ऐसी चट्टान जो पाई जाती है रेंज के रूप में, पर्वत श्रृंखला के रूप में। अब प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस कहते हैं कि भाई 3 स्टेज के कारण जो है इस भूभाग का पूरा डेवलपमेंट हुआ और इस स्टेज से कोई भी माउंटेन्स या प्लेटो का निर्माण हुआ। एक समय तक ये थ्योरी का बड़ा महत्व रहा। भूगोल में, जियोमॉर्फोलॉजी में, भू आकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल के अंतर्गत इस थ्योरी या भूगर्भ विज्ञान में इस थ्योरी का महत्व रहा। डेविस ने अपने सिद्धांत का बड़ा समय तक उसके जो धरातल के प्रोफाइल्स का, कंटूर्स का अध्ययन करके सेक्शन बना करके उसके सेक्शन को अलग अलग श्रेणियों में उसकी ऊंचाई के अनुसार उनको डिवाइड किया। फिर उनका प्रत्येक एक काल तक, मतलब एक लंबे समय तक उसका अध्ययन किया, तब जाके ये आया कि कोई भी भूभाग 3 स्टेज में उसका अपलिफ्टमेंट होता है और 3rd स्टेज में जाकर के उन्होंने दिया युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इस तरह से 3 स्टेज उन्होंने नाम दिए। आगे चलकर जर्मन भूगोलवेत्ता पेंक ने इस 3 स्टेज को न मानकर उन्होंने कहा कि कोई भी भूभाग की 3 नहीं 5 स्टेज होती है। उन्होंने बताया कि उसकी 3 स्टेज न होकर के 5 स्टेज होती हैं और कोई भूभाग 5 स्टेज में ही अपलिफ्टमेंट होता है, उत्थान होता है और उसका पतन भी होता है। प्रोफेसर जर्मन भूगोलवेत्ता पेंक ने ये बताया कि जिस भूभाग का उत्थान होता है जब तक इरोजन इंतजार नहीं करता, यानी इरोजन तो साथ साथ होता है, उनका ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण मत ये था कि कोई भूभाग जब अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उत्थान हो रहा है, तो इरोजन भी उसका, हालांकि इरोजन कम इस स्तर पर होता है और उत्थान उसका बहुत तेजी से होता है। उन्होंने कहा कि 2nd स्टेज में उत्थान होता है और 3rd में होता है और इसके बाद 4th और 5th में स्टेज पर जाकर के उत्थान पूर्णतः बंद हो जाता है और किसी भूभाग का एरोडेड अपवर्तन होना तेजी से शुरू हो जाता है। तो उन्होंने ये इस बताया कि कोई भी पर्वत श्रृंखला, पठार, नदी, झील, तालाब या पठार और पर्वत का निर्माण 5 स्टेजों के रूप में होता है और भिन्न भिन्न काल पीरियड में होता है। इसके कारण ये 5 स्टेज में ये इस बात पर उनका विशेष बल था कि कोई भी इरोडेड जब तक समय का इंतजार नहीं करते, साथ साथ उसका इरोडेड भी होता है और उत्थान भी होता है। लेकिन उन्होंने ये मत विशेष रूप से दिया कि उत्थान तीव्र होता है, इरोजन कम होता है। इरोजन की स्थिति इरोडेड वाला कम होता है और उत्थान 1st और 2nd और 3rd स्टेज में तीव्र होता है और 4th और 5th स्टेज में उत्थान बंद हो जाता है। एक टाइम के बाद उत्थान बंद हो जाता है और फिर इरोडेड होना शुरू हो जाता है और वो मैदान
समतल पेनीप्लेन समप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा उन्होंने नाम दिया, पेनीप्लेन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से उन्होंने इसकी 3 स्टेज दिया और आगे चल के ये आया ऑरिजिनेट ऑफ द माउंटेन्स, एक भूखंड का किस तरह से भूभाग का निर्माण होता है। वो आगे चल के इसमें आया कि पर्वत, माउंटेन, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण पर्वतों के वर्गीकरण से यहां से उनसे यह है कि हम पर्वत वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन या पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से हमने ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, नंबर 2 स्थिति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति काल, उत्पत्ति काल के आधार पर पर्वतों का निर्माण, ये पर्वतों को का वर्गीकरण हम 4 भूभागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, जो ऊंचे पर्वत हैं, स्थिति या लोकेशन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति काल के आधार पर, यानी जो ओरिजिन हुई है किस पीरियड में हुई। तो उत्पत्ति के आधार पर मतलब ओरिजिनेट हुआ और किस पीरियड में हुआ और किस पीरियड में उसका निर्माण हुआ और किस पीरियड में निर्माण हुआ और उससे संबंधित क्या क्या घटनाएं हुई उस पीरियड में। तो इन घटनाओं से संबंधित जो उत्पत्ति के काल में इसका वर्णन किया जाता है, जैसे गुम्बदाकार पर्वत, अवरोधी पर्वत, एंडीज पर्वत, बलित पर्वत, एंशिएंट पर्वत, इस तरह से पर्वतों का निर्माण अलग अलग पीरियड में होता है। और इस ऊंचाई के आधार पर जैसे हिमालय पर्वत, एक्चुअली ये बलित पर्वत है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर इस पर्वत का निर्माण हुआ, स्थिति काल में निर्माण हुआ। इन पर्वतों की एक टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग पीरियड में इन सब का पर्वतों का निर्माण हुआ है। फिर भी जैसे मोरदार अथवा जटिल पर्वत, विश्व के ऊंचे पर्वत
बलित पर्वत है। इसके आधार पर पर्वत या माउंटेन मौलिक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। मोड़दार बलित पर्वत, इनका निर्माण संपीड़न द्वारा हुआ। नेक्स्ट है अवरोधी पर्वत, इनका निर्माण तनाव के कारण हुआ, तनाव और खिंचाव, तनाव की शक्ति के द्वारा हुआ। गुंबदाकार पर्वत, इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ। और संग्रहित पर्वत इसका निर्माण ज्वालामुखी अभिक्रिया के कारण हुआ, जिनमें भारत का अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। और इसके आधार पर माउंटेन्स का मौलिक रूप से माउंटेन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, इट इज द important things, the height, the basis of height, the classification by mountains, and the second thing, the location pattern of mountains, the basis of location by the geographical locations or geological structure based the formation of mountains. It is the ordinate based mountain, and the ordinate with time period is the ordinate in the mountain. It is the most important thing, that is the folding mountains, मोड़दार पर्वत, बलित पर्वत। इन विश्व के सबसे ऊंचे भूभाग या पर्वत पाए जाते हैं, वो मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत श्रृंखला है, मोड़दार पर्वत है। पर्वत माउंटेन्स बेसिक रूप से विशिष्ट रूप से दो भूभाग हैं, मौलिक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल और फंडामेंटल पर्वत माउंटेन्स। मोड़दार जिसमें आता है मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत, इनका निर्माण संपीड़न के द्वारा हुआ है। बताया था कि फाल्टिंग किसी भी भूभाग का निर्माण भ्रंशन और भूपटल में संपीड़न के कारण उस
भूभाग का निर्माण होता है और एक लगातार रेंज के रूप में होता है, तो उसे संपीड़न के द्वारा मोरदार पर्वत की उत्पत्ति होती है। अवरोधी पर्वत जिसका तनाव की शक्ति के कारण हुआ है, अवरोधी पर्वत। गुंबदाकार पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ऊपर एक गुंबद के रूप में ज्वालामुखी की क्रिया इग्नियस रॉक्स के द्वारा होती है। जब आग्नेय चट्टानों में लावा उसकी नलिकाओं से हो निकल करके ऊपरी भूभाग में जमा हो जाता है और एक गुंबद का रूप धारण कर लेता है, तो उस भूभाग को हम गुंबदाकार पर्वत के नाम से जानते हैं। संग्रहित पर्वत को गुंबदाकार पर्वत का ही एक अलग से रूप है, जो ज्वालामुखी की क्रियाओं के अभिक्रियाओं के कारण होता है। जो डायक, जो कुछ जो मुलायम चट्टान होती हैं, उनको तोड़ करके लावा एक संग्रहित रूप से जमा हो जाता है और ऐसे पर्वतों को हम संग्रहित पर्वत कहते हैं। अब जैसा बताया है कि भारत का अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, हार्ड रॉक की बनी हुई है, चट्टानों के अवशेष से बनी हुई है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक चट्टानें पाई जाती हैं, मेटामॉर्फिक चट्टानें पाई जाती हैं राजस्थान के भूभाग में, इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक सीसा, चांदी, लोहा, मिनरल्स और रंगीन पत्थर, सबसे ज़्यादा राइमस्टोन पत्थर की पूरा माइंस राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान हमारा बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो राजपूताना का क्षेत्र है। इसमें सबसे बड़ा थार का मरुस्थल भी, आगे आपका टॉपिक है डेजर्ट, उसमें आपको बताया जाएगा। राजस्थान में डेजर्ट है, लेकिन बहुत सी इन चीज़ें जो है उसमें आप परिवर्तन हुए हैं, चेंज ऑफ द इन्वायरमेंटल सिचुएशन। तो इस तरह से ये माउंटेन का, पर्वत का वर्गीकरण और उसके भूभाग के आधार पर पर्वतों की व्याख्या। अब इसी में पर्वत, खासतौर से हमें जीएस के पॉइंट से पर्वतों को समझना है कि किस किस महाद्वीप में कौन से पर्वत पाए जाते हैं और उसकी क्या क्या श्रृंखला है, और वो किस टाइप के पीरियड, प्राचीन पर्वत हैं, बलद पर्वत हैं, मोरदार पर्वत हैं, गुंबदाकार पर्वत हैं, और वो किस तरह से चारों तरफ से किस भूआकार पर घिरे हुए। जैसे दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला, रॉकी यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, भारत के सब विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और ऐसे पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, अवरोही पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार, ये फिजिकल में आपको और भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे भूभाग का अध्ययन हम पर्वत श्रेणियों में करते हैं। एक श्रेणियों में हमें इसकी ऊंचाई कितनी है पीस की, और उसकी रेंज क्या है, सबसे ऊंची नीची पहाड़ियाँ कौन सी हैं, इन चीज़ों का अवलोकन कर्व क्या है, ये चीज़ का अध्ययन हम माउंटेन्स के अंतर्गत करते हैं। अब नेक्स्ट में इसी माउंटेन्स में आगे मैं कंटिन्यू करूंगा अभी थोड़ा सा। तो नेक्स्ट में पर्वतों का विकास, मोरदार पर्वत के रूप में, और इसी माउंटेन्स में आगे हम प्राचीन मोरदार पर्वतों में, प्राचीन मोरदार पर्वत, प्राचीन मोरदार पर्वत जैसे अपलेशियन पर्वत, यूराल के पर्वत, यूराल पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत, स्कॉटलैंड,
और विंध्याचल पर्वत। नवीन मोरदार पर्वत, इसमें रॉकीज पर्वत, एवं एंडीज पर्वत। नेक्स्ट अवरोधी पर्वत, या बिलाक पर्वत, ये तनाव की शक्तियों के कारण इनका निर्माण हुआ। इसमें बलित पर्वत, के विपरीत अवरोधी पर्वतों का निर्माण हुआ। तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ। खिंचाव के कारण धरातली भाग में दरार के कारण इनका निर्माण हुआ। बढ़ जाती हैं और इस प्रकार दरार के ऊंचे ऊंचे भाग में बिलाव पर्वत का निर्माण हुआ। तो दरार के ऊंचे ऊंचे भाग में बिलाव पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरह से प्राचीन मोरदार पर्वत जैसे अपलेशियन पर्वत, यूराल के पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत और विंध्याचल पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत और अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत जो तनाव की शक्तियों के और संपीड़न के कारण इनका निर्माण हुआ। और आगे गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत या डोम माउंटेन, डोम माउंटेन, इसमें बलित पर्वत, बलित पर्वतों के विपरीत अवरोधी पर्वतों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण इसमें गुंबदाकार में दो माउंटेन में बलित पर्वतों के साथ साथ ऐसे पर्वत का निर्माण भी हुआ जो फोल्डिंग माउंटेन से गुंबद के आकार या चाप के आकार का थे। जैसे
चाप के आकार को उभरते पर्वत, गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य में यूएसए का सिनसिनवाती पर्वत, सिनाती पर्वत, साधारण गुंबदाकार पर्वत, ज्वालामुखी गुंबदाकार पर्वत, साल्ट के अनुसार गुंबदाकार पर्वत, जिसमें जापान का फ्यूजियामा पर्वत, उदाहरण है इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका का फिलीपींस पर्वत, फिलीपींस एवं मियान पर्वत, और दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर और कोटापेक्सी, पर्वत श्रृंखला। इस तरह से ये माउंटेन के अलग अलग भूभाग में निर्मित हैं। इसका अवशिष्ट ऐसे पर्वत जो कि अलग अलग पीरियड में किस किस इस महाद्वीप में ऐसे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। प्राचीन मोरदार पर्वत, इनका मुख्य रूप से अपलेशियन पर्वत और यूराल के पर्वत भूभाग, स्कॉटलैंड के पर्वतीय भूभाग और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, प्राचीन पर्वत श्रृंखला, और भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, नवीन मोरदार पर्वत, एंडीज पर्वत और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज और रॉकीज पर्वत, अवरोधी पर्वत और ब्लॉक पर्वत, जो तनाव की शक्तियों के कारण इनका निर्माण हुआ है, खिंचाव के कारण निर्माण हुआ है। खिंचाव क्यों होता है? टाइडल और गुरुत्वीय शक्तियों के कारण, संपीड़न के कारण जब चट्टानों में खिंचाव पैदा होता है तो ऐसे अवरोधी पर्वतों का निर्माण होता है और वो टूट करके एक स्थान से अलग होकर के एक अवरोधी क्रम में बन जाती हैं। जैसे इस तरह की इधर साइड में इतनी ऊंचाई होती है, इधर सूर्य आता है तो सूर्य ऊपर जाके इधर आ जाता है, इधर जो है छाया रहती है। इस तरह से पूरा भूभाग गुंबद के रूप में बन जाता है। एक ऐसी क्रिया जब होती है, यह तो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा होती है। पृथ्वी के अंतर्गत से जब लावा निकलता है, पृथ्वी के भूभाग में से लावा जब निकलता है, लावा का भूभाग, तो ये निकलते हुए जब ये मुलायम को तोड़ करके ये चट्टान कुछ भूभाग में बन जाता है, इसको डायक या सिस्टम कहते हैं, और ऊपर जाकर के ये लावा जमा हो जाता है। तो ये गुंबद के रूप में जमा हो जाता है और जब ये ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो गुंबद के रूप में एक
पर्वत श्रृंखला बन जाती है। तो इसको हम ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला या गुम्बदाकार पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। बलित पर्वतों की विपरीत अवरोधी पर्वतों का भी निर्माण होता है। खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरार या भंसन पड़ जाता है। जब चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न होता है, चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न के कारण धरातली भूभाग में दरार पड़ जाती है या भंसन पैदा हो जाता है। जैसे ग्वालियर में चंबल का भूभाग, यहाँ पर डीप रिमाइन पाए जाते हैं। जब चट्टानों में, लोंग चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है तो काफ़ी डीप रिमाइन पाए जाते हैं और बहुत गहरे रिमाइन पाए जाते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है और रिमाइन बढ़ते हुए चले जाते हैं जब तक उनका वाइंडेज न किया जाए, या तो अफरेस्टेशन न किया जाए या उनका मैडिंग न किया जाए, तो वो रिमाइन बढ़ते हुए चले जाते हैं। खिंचाव के कारण धरातली भूभाग में प्रंसन और संपीड़न उत्पन्न होता है। धरातल के ऊंचे ऊंचे भाग बिलाव पर्वत के रूप में बदल जाते हैं। गुम्बदाकार पर्वत या डोम माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो मैंने बताया, जो गुम्बद के रूप में, चाप के आकार में, या तो एक चाप के रूप में, इस तरह से एक पर्वतों का निर्माण होता है। और ये भाग एक चट्टान के रूप में बदल जाता है और इसके हम चक्राकार पर्वत या गुम्बदाकार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जैसे यूएसए में सिनसिनवाती पर्वत इसका मुख्य उदाहरण है। साधारण गुम्बदाकार पर्वत साधारण रूप से गुम्बद के अनुसार बने हुए होते हैं, जो 600 मीटर से ऊंचे भूभाग पर स्थित होते हैं। 1500 फीट की दूरी से इनको देखा जा सकता है। साधारण गुम्बदाकार पर्वत के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी गुम्बदाकार पर्वत, जैसा कि मैंने बताया कि ज्वालामुखी की लावा से उद्गार के द्वारा गुम्बद के रूप में बने हुए पर्वतों को गुम्बदाकार पर्वत या ज्वालामुखी द्वारा गुम्बदाकार पर्वतों का निर्माण होता है। साल्ट अथवा गुम्बद के रूप में ऊपरी भूभाग में जब साल्ट कलेक्शन सेडिमेंटेशन के कारण जमा हो जाती है तो इस ऐसे पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें जापान का फुजियामा पर्वत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। जापान में फुजियामा पर्वत श्रृंखला है और इसके होलो द्वीप के कौनसी द्वीप में जाकर के ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यूएसए में फिलीपींस और मियान पर्वत श्रृंखला इस प्रकार की साल्ट गुम्बदाकार पर्वत श्रृंखला है। दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर और कोटापैक्सी ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो गुम्बदाकार पर्वत के नाम से जानी जाती है। तो ये माउंटेन्स इसी में मैं कंटिन्यू करूँगा, इसका थोड़ा सा भाग और है। और माउंटेन में एक भी ऐसे क्वेश्चन आपका कोई हो तो मोस्ट वेलकम। इस तरह से माउंटेन पर क्वेश्चंस आते हैं, पर्वतों का कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या क्या स्थान है, किस किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, और इसमें खास तौर से कौन कौन से पर्वत हैं, इनका अध्ययन करना आवश्यक है। अब इसमें नेक्स्ट इसी कड़ी में अवशिष्ट पर्वत, इसको ये मोरदार पर्वत है। भारत में विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत,
सतपुड़ा पर्वत, महादेव और पश्चिमी घाट पर्वत, महादेव पर्वत और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और कैलोडियन पर्वत। अमेरिका का अपलेशियन पर्वत और भारत का सतपुड़ा और अरावली पर्वत। हर्षिल पर्वत हॉर्स पर्वत के आधार पर हर्षिल हलचल के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ। इसमें कोयला युग, इनको कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोयले का निर्माण हुआ। अवरोधी पर्वतों का भी निर्माण हुआ। अब पर्वत निर्माण के सिद्धांत। नंबर 1, कोवर का पर्वत निर्माण भूसंगति सिद्धांत। इसमें जर्मन भूगोलवेत्ता बलद पर्वतों की उत्पत्ति और भूसंगति सिद्धांत का प्रतिपादक है। जिसमें कोवर ने पर्वत का निर्माण के बारे में सीमांत श्रेणी, सीमांत श्रेणी कोवर का पर्वत निर्माण सिद्धांत। कोवर ने पर्वत निर्माण के सिद्धांत का भूसंगति के आधार पर प्रतिपादन किया और इसके आधार पर उन्होंने पर्वतों की, जैसे जयब्रिज का तापीय
संकुचन सिद्धांत। बताया कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में शीतल होने की प्रक्रिया नहीं होती। टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह पर्वत निर्माण का शांत काल होता है। तो इस तरह से जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, मुख्य रूप से तापीय संकुचन सिद्धांत पर्वतों की भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रतिपादन किए गए। पर्वत की क्लासिफिकेशन, ऑरिजिनेट ऑफ द बाय द माउंटेन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, द डिफरेंट माउंटेन बाय डिफरेंट पीरियड, ऑरिजिनेट बाय माउंटेन, स्थिति लोकेशन के आधार पर उस पर्वतों का निर्माण, ऊंचाई के आधार पर और सैद्धांतिक आधार पर। तो अवशिष्ट पर्वत ऐसे पर्वत जो मुर्दा पर्वत या बलित पर्वत पाए जाते हैं, जैसे भारत में विंध्याचल पर्वत और हिमालय बलित पर्वत है, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और महादेव पर्वत, और भारत का पश्चिमी घाट पर्वतीय भूभाग। पश्चिमी भूभाग जो पश्चिमी तट के भूभाग पर बना हुआ है, जो कच्छ से लेकर के केनापंतर तक पहुंचता है, पश्चिमी भूभाग तक पाया जाता है। पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत, कैरोलियन पर्वत, ये अमेरिका का जैसे अपलेशियन पर्वत, हर्षियन पर्वत जो हर्ष पर्वत के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई है, और हर्षियन हलचल के कारण इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत का निर्माण हर्षियन के कारण हुआ है, और इसको हम कोला युग भी कहा जाता है। अवरोधी कोला युग यानी इस पीरियड में कोयले का निर्माण हुआ, कोयला का फॉर्मेशन हुआ। कोयला का एक लंबे कोयला ए माइनिंग रिसोर्सेस, कोयला इज ए मिनरल, कोयला इज ए पावर रिसोर्सेस। और कोयले का निर्माण हजारों वर्ष के संपीड़न दबाव के फलस्वरूप कोयले का निर्माण होता है। कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला ऐसे भूभाग में पाया जाता है जहां पर बहुत पर्वतीय क्षेत्र, रॉकी क्षेत्र है, जहां बड़ा हार्ड पोल होता है। इसको लगभग 3 बार प्रयोग करते हैं, यानी इसे काला सोना की संज्ञा भी दी जाती है। इट इज द मैटर ऑफ फैक्ट द काला आयरन एज ऑफ द कोल पार्ट, झारखंड का छरिया का कोला पार्ट, छरिया माइनिंग्स, रांची का पठारी भूभाग, जहां कोयला का डीप माइनिंग के द्वारा एक्सप्लोरेशन किया जाता है, निकाला जाता है। और नेक्स्ट अवरोधी पर्वत का निर्माण, जो अवरोधी पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। पर्वत निर्माण के सिद्धांत इसमें मुख्य रूप से कोबर का पर्वत निर्माण भूसमिति सिद्धांत। कोबर ने जर्मन भूगोलवेत्ता ने बलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में भूसमिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
जिसमें मुख्य रूप से इस युग में हर्षियन पीरियड का विकास हुआ। भूसमिति के आधार पर एक टाइम के आधार पर इसका निर्माण हुआ और कोबर का पर्वत निर्माण सीमांत श्रेणियों के आधार पर जेफरी का तापीय संचरण सिद्धांत, पृथ्वी का केंद्रीय भूभाग शीतल प्रक्रिया का नहीं होता, पृथ्वी के अंदर लगभग तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने पर इसका पृथ्वी का कोर भाग टिकविला होता है, पर्वत निर्माण सिद्धांत पर कार्य करता है, अवशिष्ट भूभाग पाए जाते हैं। और इसी तरह से आगे इस पीरियड में का मुख्य प्रतिपादन डेली का महाद्वीपीय प्रसरण सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ओथर होम्स का समांतरक सिद्धांत,
और इसमें ही है जॉली का सिद्धांत। भूसमिति इंद्रिय भाग। नुकीला भूभाग। तो इस तरह से तो आज का टॉपिक था मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट द कवर्ड बाय द माउंटेन्स। माउंटेन्स का वह भूभाग जो चारों तरफ से ढका हुआ है, ऐसा परिचित है। ऐसा भूभाग जो आज मैंने एक्सप्लेन किया, माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है, पर्वत क्या है, और पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पर्वत की क्या क्या दशाएं हैं, और ओरिजिन ऑफ माउंटेन क्या है, ये मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अगला टॉपिक मैं कल आपको दूंगा। एनीबडी इल्स, एनी कोई क्लास में कोई भी चीज़ हो तो मोस्ट वेलकम। ज्योग्राफी जीएस में लगभग 10 से 20% तक आता है, 10 से 15-20 सवाल का आते हैं और वो बेस्ड करते हैं। देखिए माउंटेन पर रिलेटेड आते हैं सवाल, उसके कौन कौन से महाद्वीपों में कौन से पर्वत हैं, क्या रेंज है, किस युग के बने हुए हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, इस तरह के पर्वतों का क्या निर्माण कैसे हुआ। और ये कभी कभी पूरा चाहता है कि बलद पर्वत जॉली ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया, जेफरीज का कौन सा सिद्धांत है, या होम्स ने हर्षिन युग में कोला युग किसको कहा जाता है, जो हर्षिन काल में कोले का उत्पन्न हुआ।
जो संपीड़न और दबाव के कारण हुआ, जो 1928 में 1929 में होम्स ने समांतरण सिद्धांत के आधार पर अवरोधी तरंग के आधार पर सागर और उनके दबाव के फलस्वरूप भूभाग के भूगर्भिक संरचनाओं के कारण दबाव के फलस्वरूप संपीड़न और तनाव के कारण एक कोने का फॉर्मेशन हुआ। भूसंगति उस भूभाग को कहते हैं जो पूरा पठारी भूभाग है और जो नीचे दबा होता है। तो ऐसे भूभाग को हम भूसंगति कहते हैं। पर्वत वह भूभाग है जो कि ऊपर का भूभाग, जो ऐसा भूभाग जो नुकीला है, नुकीला पर्वत श्रृंखलाओं से बना हुआ है। ऐसे भूभाग में जिसमें कि उसकी पीक चोटी नुकीले या तीर नुमा या ट्रायंगल के आकार की बनी होती है, ऐसे भूभाग को हम पर्वत कहते हैं। ये पर्वतों की अलग अलग श्रेणियां हैं। रॉक्स के सेक्शन होते हैं, चट्टानों के अलग अलग सेक्शन के आधार पर, प्रोफाइल्स के आधार पर इसको निकालते हैं कि ये चट्टान का भूभाग किस काल का है, सब किस पीरियड का है और किसके कारण बना हुआ है। ऐसे भूभाग को हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन आपका, और कोई क्वेश्चन कैसा भी हो, आप मोस्ट वेलकम। आपको ज्योग्राफी पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपकी कंपटीशन के लिए काम आए। सर नमस्कार। नमस्कार। आई एसी नहीं चला क्या? एसी सब लाइट चली गई, अभी अभी गई है। आई बैठो। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। और वो कहाँ है जो इसको लगाएंगे? वो लगाएंगे, वो नीचे हैं। वो आ गई शायद, आ गई। आ गई? हाँ आ गई, आ गई। अरे देखिए, आप आए बाहर आए। हाँ बताइए यार। नहीं, हम तो बिल्कुल पसीने हो रहे हैं भाई, क्या करें, जो इतनी देर से जो है लेक्चर देते रहते, हाँ पसीना भी हो जाता है और लाइट क्या करें भाई साहब। तो वैसे ही तुम जानते हो, टीचर जब मस्त हो जाता है पढ़ाने में, फिर उसे पता ही चलता क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर पसीना लाइट। और हमारा तो ज्योग्राफी और ऐसा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, या धरातल में फंस गए तो बस ही है। बिल्कुल सही। तो आप क्या जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें जनरल साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था एनवायरनमेंट तो आपने पढ़ा दिया होगा फिर? नहीं, एनवायरनमेंट तो फिर इसमें पढ़ाने की जरूरत। अब जो भी है, जो कहेंगे नीचे आदेश जैसे कहेंगे। देखिए, बेसिकली मेरा तो फील्ड एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी में मेरा एनवायरमेंटल ही स्पेशलाइजेशन। तो उसमें जो एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है वो आप पढ़ा दो ना। कौन सा टॉपिक मैं बताऊँ? अगर ये आपने कवर कर दिए हैं तो फिर मैं समय व्यर्थ क्यों करूँ? आपने एमयूसी किया, क्या किया? नहीं, मैं तो एमटेक हूँ आईआईटी कानपुर से। आईआईटी कानपुर से एमटेक किस इलेक्ट्रिकल में? अच्छा। और आजकल क्या कर रहे हैं? मैं एक्स आईपीएस ऑफिसर हूँ और मेरे ऊपर एक बड़ी समस्या आ गई। मैं थोड़ा एक्स आईपीएस? हाँ, एक्स आईपीएस का अंडर सस्पेंशन हूँ। सस्पेंड?
थोड़ा ऐसे अरे यार ये क्या बता रहे हैं आप? ऐसी आपका गुड नेम क्या है? देशराज सिंह। देशराज सिंह। हाँ जी सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ही गाँव है मेरा, हल्द्वानी के पास। हल्द्वानी के पास सपेरा भानपुरी गाँव हाँ 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 हाँ। उधर से। अच्छा अच्छा, चौधरी हैं आप? चौधरी। तो अब वो मैं एक्चुअली में यहाँ पर भी कोरोना के चक्कर में घर पे ही था। नहीं, किस बैच के आए थे? 2008। अच्छा, कौन सा कैडर था? यूटी कैडर, यूटी? चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, यूनियन इन सारे टेरिटरी। क्षेत्र। अच्छा, यूनियन टेरिटरी। टेरिटरी। अच्छा, तो कहाँ पोस्टिंग थी? मैं चंडीगढ़ में ऐसे था। अच्छा, फिर? वही केस हो गया तो अंडर सस्पेंशन हूँ कई सालों से, तो पढ़ाता रहता हूँ। अब ये कोरोना की वजह से खाली था, मैं घर पे बैठा था, नहीं, तो तो आ नहीं आता सर, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पढ़ा दो। अच्छा, फिर ये बताइए कि आपको अभी कुछ हुआ नहीं बाहर में? नहीं कुछ नहीं हुआ इसको। ये ऐसे कैसे? ठीक है सर, वो कैसा है कि नहीं, ये तो कोई इतना बड़ा मतलब सस्पेंड हुई या बर्खास्त हुई? सस्पेंड हो गया, फिर बर्खास्त भी हो गया हूँ, मेरे ऊपर सीबीआई का केस हो गया। अच्छा। सर ये देखो, ये है इसमें पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, हाँ हाँ, ये इकोलॉजी, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ 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 तो ये आप पढ़ा लो। हाँ, पढ़ा लेंगे। आप मुझसे कह देंगे तो इसमें है सर, इसमें तो नहीं सर। नहीं, ये सब्जेक्ट मुझे इन्होंने दिया है ना, इसमें आपको ज्योग्राफी दी होगी ना। मुझे ज्योग्राफी दी है। हाँ, ये एक्चुअली में थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। हम्म। ये जो क्लाइमेट चेंज और ये है ना, इसमें बेसिकली जो ज़्यादा थ्योरी से ज़्यादा पढ़ाना है ये सब, इस पर जो रियो डी जेनेरियो और ये पेरिस कन्वेंशन और हाँ, ये तो रियो डी जेनेरो, पेरिस, क्योटो प्रोटोकॉल, अरे ये 92 में ये तो हुआ ना। हाँ, तो ये सब पढ़ाना है। इसमें जो है सर पढ़ाना है इलेक्ट्रो क्लाइमेट। हाँ इलेक्ट्रो क्लाइमेट पढ़ाना है। हाँ, तो उसके संबंध ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है सर। हाँ, और मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग उस पर जितने भी आपके मॉडर्न प्रोटोकॉल है ये सब पढ़ाना है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, तो ये सब पढ़ाना है और क्लाइमेट चेंज के जो इल्लो क्लाइमेट है। हाँ, तो ये आप पढ़ाओगे तो फिर मैं इसको बात कर लेते हैं, इसको छोड़ देता हूँ 10 घंटे का टॉपिक है। ऐसा है, ये टॉपिक बड़ा साइंटिफिक टॉपिक। हाँ, इसमें आंकड़े और बिल्कुल पर्टिकुलर देने पड़ेंगे, वो लेटेस्ट देने पड़ेंगे। लेटेस्ट देने पड़ेंगे, ऐसा ना। इसमें कम से कम 4 घंटे घर में पढ़िए तो मैं हाँ, क्यों तो है। ऐसा नहीं होगा। हाँ। और इसका मैटर हिंदी भी कम, अंग्रेजी में ज़्यादा। नहीं, आप मुझे बताओ, यू वांट टू कवर दिस? नहीं, अब मुझे रीच कहेंगे। हाँ, मेरे तो ये टॉपिक है, ये कवर करूँगा मैं। और आज इसमें तो है आपका ना, ये आपका ये क्लाइमेटोलॉजी है, ये 1 घंटे में है, तो 1 घंटे में तो आप इसे कवर नहीं कर पाइएगा। ऐसा है, देखिए मेरे पास मुझे दिया है ये क्लाइमेटोलॉजी, क्लाउड्स और विंड। हाँ, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। इससे देखिए, ये तो है जलवायु। हाँ, ये नहीं से रिलेटेड। जलवायु, बादल और हवा, मेन ये तो आप प्रिंसिपल्स पढ़ाओगे ना। ये क्लाइमेटोलॉजी क्या है। हाँ, और क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पे पढ़ा है क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट में कैसे परिवर्तन हो रहा है, जो अभी उसमें मेनली ग्लोबल वार्मिंग है और ये सब है, ये पढ़ा। त्रिवेदी ने दिया था ना इसका। अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरा तो पेड़ है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आई कैन आल्सो टीच। अरे आप आईपीएस है तो आपको क्या, आपने तो ऑलमोस्ट सब पढ़ा है, सब पढ़ा है। आप फिर आईपीएस भी मुझे अवसर क्या है, मैंने 2007 में दिया था एग्जाम, तो हर एक आदमी को तो 14 साल हो गए ना, ऐसा है, आउट ऑफ टच हो जाता है। तो आउट ऑफ टच हो गया ऐसा हूँ। है, हर चीज को एक बार देखना पड़ता है। हाँ, वही हम भी प्रोफेसर हैं, लेकिन सब्जेक्ट भी प्रोफेसर हैं, लेकिन एक बार हमको सब थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अब सिर्फ भूल भी गया हूँ, 14 साल बहुत होता है। कहाँ है सर ये, तो मैं शुरू करूँ? तो ये अगर मुझे ही पढ़ाना है, पूछना पड़ेगा ये सब पूछते हैं। अगर वो जैसे कहेंगे तो अभी चलेगा, नीचे पूछें वहाँ तो। अगर हम पूछते हैं। और ऐसा है, अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? अभी फिलहाल चल रहा है सर बायोलॉजी, फर्स्ट स्टार्ट होगा लेक्चर। अच्छा, तो ऐसा है, अभी तो आप कंटिन्यू कई लेक्चर बायोलॉजी होगा, 3 दिन तो बायोलॉजी चलेगा। उसके बाद ये 7 घंटे टेक्नोलॉजी के हैं, 4 दिन के आसपास ये चलेंगे। ठीक है ना, 4 घंटे ये चलेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट। ये तो बहुत लंबा है। 1-1 घंटे दे रखे हैं सर, कैसे पढ़ाया जाएगा? एक घंटे में पूरा, अब देखिए पूरा आज मैंने माउंटेन्स पढ़ा है। हाँ व्हाट इज द मीन्स, द कांसेप्ट ऑफ माउंटेन। सर, अब ये तो लेट हो जाएगा मेरा। एक बार या तो पूछ लेते हैं वो कहाँ है, हाँ, वो इसको करेगा कि वो पहले नीचे से बढ़ाएं सर, वो जो आए हम तो सेट करेंगे। हाँ।
चलो भाई।
चाहिए तो नहीं गया होगा, मेरे को लिंक भी नहीं आया एक दिन का। ऐसा सर आज ये हुआ है